हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाय, क्या चल रहा है आपका? बढ़िया। सभी अच्छे होंगे अपने घर में? ठीक है, गुड। देखिए, शेयर्स करते रहिए लगातार, और अपनी वीडियो को, मेरी वीडियो को शेयर्स करते रहिएगा, और लाइक का बटन भी दबाते रहिएगा। जो आपके डाउट्स हैं, कोई दिक्कत है, वो मुझसे पूछते रहिएगा साथ साथ। और देखिए, अब हम नया टॉपिक है हमारा, हम लोग 4 युद्ध पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने कौन सा युद्ध पढ़ा? इनके सबसे पहले हमने जो युद्ध पढ़ा है वो है हमारा फर्स्ट, यानी कि एग्लो मैसूर युद्ध पढ़ा हमने। सेकंड टॉपिक हमने एग्लो मराठा पढ़ा। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमने एग्लो फ्रांसिस युद्ध पढ़े हमने। और अब हम पढ़ने वाले हैं एग्लो सिख युद्ध पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एग्लो सिख युद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, और ये सीरीज यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री की जो युद्धों की सीरीज थी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री का ही चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, और बताऊंगा कि जो पॉलिटिकल हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बात करूंगा मैं। बहुत अच्छा टॉपिक है वास्तव में जो आज चलने वाला है। इसका नाम है एग्लो सिख युद्ध। ठीक है, और एग्लो सिख युद्ध के कम से कम मैंने कहा था कि आज का एक ही लेक्चर होने वाला है। एग्लो सिख युद्ध का एक ही लेक्चर होगा, इसमें 2 लेक्चर नहीं आएंगे। मैसूर के 2 लेक्चर है मैं जानता हूं, और मराठा का और आपका कर्नाटक का एक लेक्चर से काम हो गया। और एग्लो सिख युद्ध की मैं बात करता हूं तो 2 एग्लो सिख युद्ध होते हैं। पूरा सिख नहीं पढ़ा सकता कि सिख धर्म के 10 गुरु नहीं पढ़ा सकता मैं, और फिर उसके बाद में मिसल नहीं पढ़ा है मैंने, और बंदा बहादुर नहीं पढ़ा है मैंने, डायरेक्टली मैं महाराजा रणजीत सिंह भी नहीं पढ़ाया। मैं टॉपिक पे आ रहा हूं वापस, यानी कि एग्लो सिख युद्ध पे डायरेक्ट आया हूं। और ये टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का है, ये टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड मैं बात करूंगा। चलिए, एग्लो सिख युद्ध की मैं बात करता हूं। 2 एग्लो सिख युद्ध होते हैं, 2 एग्लो सिख युद्ध होंगे आपके। और आज कहानी कैसे स्टार्ट होती है, ये युद्ध कैसे स्टार्ट होता है, तो कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में। महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके जो पुत्र हैं, उनके 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं उनके। एक का पुत्र का नाम है खड़क सिंह, दूसरे का नाम है शेर सिंह, और तीसरे का नाम है दिलीप सिंह। और खड़क सिंह के कभी बेटा है, कभी पुत्र है, उसका नाम है निहाल सिंह। निहाल सिंह इसके बेटे का नाम है। दरअसल महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद 1839 के बाद उसके जो पुत्र होते हैं, जो उसके महाराजा रणजीत सिंह के जो बेटे होते हैं, उनकी जो संतान होती है वो शासन करती है। ठीक है, और इनके समय में ही कहीं न कहीं एग्लो सिख युद्ध होते हैं। ठीक है, मेरी बात अच्छे समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, आराम से वीडियो देखते रहिएगा और आराम से कमेंट्स भी देते रहिएगा मुझे। तो खड़क सिंह कब से कब तक शासन करता है? कहा जाता है कि 1839 से लेके और 40 तक शासन करता है। उसके बाद 1840 से शासन ये करता है निहाल सिंह, और 1841 तक ये भी शासन करता है। अब शेर सिंह की बात करते हैं। शेर सिंह 1841 से शासन करता है और 1843 तक शासन करता है। और लास्ट में दिलीप सिंह है। आपसे पूछेगा कि महाराजा रणजीत सिंह की 3 पुत्र होते हैं, 3 पुत्र होते हैं। एक खड़क सिंह होता है, एक शेर सिंह होता है, एक दिलीप सिंह होता है। तो निम्न में से कौन सा इनका पुत्र नहीं है? तो निहाल सिंह नहीं है, क्योंकि निहाल सिंह इनका पोता था। वो खड़क सिंह का बेटा था, उसने भी शासन किया है महाराजा रणजीत सिंह के बाद। और दिलीप सिंह जो शासन करेंगे वो 1843 से स्टार्ट हो जाता है और 1849 तक शासन करेंगे। ठीक है,
और कहा जाता है जब इन्हें 1843 में इन्हें शासन संभाला जाता है तो ये अल्पायु के होते हैं। अल्पायु मतलब है ये पूरे 18 साल के नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं, तो इनकी संरक्षिका इनकी मां बन जाती है। इन संरक्षिका मतलब होती है जो शासन संभालने वाली है, जो इन्हें गाइड करने वाली है, जो इनका शासन को आगे बढ़ा सकती है। उनकी जो संरक्षिका थी इनकी मां थी और एक वजीर था लाल सिंह, ये भी ध्यान रखना है। तो दिलीप सिंह एक अल्पायु का राजा बना है ऐसा माना जाता है। और इनकी जो संरक्षिका है, इनकी मां थी, खुद इनकी मां थी, मदर थी, उसका नाम था रानी जिंदन। रानी जिंदन इनका नाम था। और इनका जो वजीर था, ऐसा कहा जाता है, जिनका वजीर था वो वजीर लाल सिंह था। ठीक है। अब ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्या बात ध्यान रखनी है कि जो एंग्लो सिख युद्ध होने वाले हैं वो किस राजा के समय में हुए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस राजा के समय में हुए थे, तो आपको बताना कि दोनों युद्ध, जो फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध और सेकंड एंग्लो सिख युद्ध, जो दोनों युद्ध हैं वो दिलीप सिंह के समय में होते हैं। और उनकी जो मदर है, जो संरक्षिका बनी हुई है उनकी, उनका नाम है रानी जिंदन है, उनका नाम जिंदन। और वही उनके समय में ही दोनों युद्ध होते हैं। इतनी बात समझ लीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन बन गया कि एंग्लो सिख युद्ध किस राजा के समय में हुए थे। तो ऑप्शन आपका खड़क सिंह भी होगा, निहाल सिंह भी होगा, एक ऑप्शन में दिलीप सिंह भी होगा और एक ऑप्शन में महाराजा रणजीत सिंह भी होगा। क्योंकि वो आपके लिए तो जो नाम नहीं सुना, आपने लेक्चर नहीं देखा होगा, तो आप तो कुछ भी टिक मार आएंगे, क्लियरिटी नहीं होगी क्वेश्चंस में, तो अब तो क्लियर हो गया ना। तो जो दोनों एंग्लो सिख युद्ध होते हैं, फर्स्ट एंड द सेकंड एंग्लो सिख युद्ध होते हैं, वो राजा दिलीप सिंह के समय में होते हैं। इतनी बात समझ लीजिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि दोनों एंग्लो सिख युद्ध जो हैं वो किस राजा के समय में हुए थे। तो दिलीप सिंह के समय में हुए थे। और उन अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध हो रहा है, एंग्लो तो अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध हो रहा है। तो अंग्रेजी सेना का जो सेनापति है उसका नाम क्या है, तो ह्यू गॉफ, उसका नाम है ह्यू गॉफ। मैं लिखवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आगे बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा किस इसके बीच हो रहा है, कौन सा सेनापति है। चलिए अब यहां तक की हमारी कहानी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं वास्तव में। और कमेंट्स भी आप देते रहिएगा, बताते रहिएगा कि कमेंट्स में क्या हाल है आपकी, कैसे तैयारी चल रही है आपकी। बच्चे साइंस के लिए कह रहे हैं कि साइंस का एक लेक्चर चलाइए। चलिए जल्दी ही साइंस का एक लेक्चर चलाएंगे आपका, जल्दी ही वीडियो साइंस की भी डालेंगे। चलिए भाई, अब हमारा जो टॉपिक है, दो तीन बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। पहली बात ये रखिएगा कि फर्स्ट एंग्लो सेकंड एंग्लो सिख युद्ध, मैं दोबारा से बता रहा हूं मेरे बच्चे, फर्स्ट एंड द सेकंड एंग्लो सिख युद्ध राजा दिलीप सिंह के समय में हुए। राजा दिलीप सिंह के समय, ठीक है। और दूसरा अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था, दोनों युद्धों में, फर्स्ट एंड द सेकंड एंग्लो सिख युद्ध के अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था, तो उसका नाम था ह्यू गॉफ, उसका नाम था ह्यू गॉफ, ये भी याद रखना। चलिए अब कहानी, ये दोनों सेंटेंस आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है पेपर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं पूछता है, पूछ लेता है, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अब टॉपिक का नाम है फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध, उसकी वजह क्या थी, क्या कहानी थी, उससे भी देखते हैं। चलिए ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं आप इसे मिटा देता हूं और अब कहानी आगे चलती है। ठीक है बच्चे, आराम से पढ़ते रहिएगा, बड़े प्यार से पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक का नाम है फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध। ये कब से कब होता है, अब ये भी पूछ लेता है कि कब से कब होता है। तो ये युद्ध होता है 1845 से शुरू होता है और 1846 में समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके युद्ध की होने की वजह क्या थी।
इस युद्ध के होने की वजह क्या थी, ये युद्ध क्यों हुआ था, क्या रीजन थे उसके। मैं बेसिकली कुछ बात और बताऊंगा जो आपको लिखनी है, और कुछ बातें ऐसी है जो मैं राइटिंग भी करूंगा। आपको बेसिकली ध्यान रखना है सारे लेक्चर्स का, और आराम से अपने नोट्स बनाने, नोट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देख रहे हैं आप, नोट्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी वजह बताते हैं, वजह क्या थी। देखिए दिलीप सिंह की जो मां थी, रानी जिंदन थी, वो संरक्षिका थी, वो शासन चला रही थी उसके, और कहा जाता है उसके समय में खालसा सेना थी, जो सिखों की सेना थी वो खालसा सेना होती है। और खालसा सेना कहीं ना कहीं, जो लाहौर उनकी राजधानी थी, सिखों की राजधानी लाहौर थी, तो कहा जाता है कि खालसा सेना इतनी पावरफुल थी कि लाहौर के दरबार तक वे इंटरफेयर करने लगे थे। जो खालसा सेना इतनी पावरफुल थी कि लाहौर के दरबार में भी कहीं ना कहीं उनकी जो तानाशाही थी वो देखने को मिलती है। और ये महसूस करती है, रानी जिंदन भी महसूस करती है कि खालसा सेना का इंटरफेयर दिन पर दिन, जो लाहौर के दरबार है जहां पे दिलीप सिंह राजा है और वहां उसकी मां जो है जिंदन, जो है रानी जिंदन है, वो शासन चला रही है, तो खालसा सेना वहां इंटरफेयर करती रहती है बाद में। तो कहीं ना कहीं अब रानी जिंदन जो है और अपने जो सलाहकार हैं वो उनसे सलाह लेती है कि खालसा सेना को कैसे कंट्रोल किया जाए। खालसा सेना को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो कहते हैं कि रानी जिंदन ने और अपने सलाहकारों से क्या करा, यानी कि कहते हैं कि खालसा सेना को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में झोंक दिया। ठीक है, क्यों झोंका, हमने पूछा जी क्यों झोंका, क्या सोच के झोंका उसने। तो कहते हैं कि वो दो चीज सोच रही थी कि यदि अंग्रेजी सेना से खालसा सेना जीत जाती है तो हमारा क्षेत्र विस्तार हो जाएगा, अगर हार जाती है तो खालसा सेना कमजोर पड़ जाएगी और लाहौर के दरबार में इनका जो तानाशाही चलती है, इनका जो इंटरफेयर चलता है वो कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, अगर पराजित भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, राजनीति में जो उनका दखलंदाजी है खालसा सेना का वो कम हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि रानी जिंदन की जो महत्वाकांक्षा थी, उनकी जो सोच थी, वो अपने राज्य के लिए शायद वो अभिशाप बन के खड़ी हुई। इतना बात समझ लीजिएगा। देखिए लिखने से मैं बता रहा हूं कि आप अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखें, टीचर्स जो कहता है उसको आप केवल गाइड के रूप में रखिएगा और अपनी लैंग्वेज खुद की बनाइएगा। जरूरी नहीं जो टीचर लैंग्वेज बनाता है वो ही इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर द क्रिएटर, वास्तव में आप बहुत बड़े आविष्कारक हैं, क्रिएटर है, इन्वेंटर्स हैं। वास्तव में आप नई नई चीजें खोजते हैं, और मैं देखता हूं कि जो पढ़ाई वाली वीडियोस होती हैं उनपे लोग कम लाइक करते हैं, जो उल बवाल वाली वीडियोस होती हैं उन पे ज्यादा लाइक मिलते हैं, उनके व्यूज भी ज्यादा होते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे व्यूज भी ज्यादा मिले और मेरा हौसला बढ़ता रहे। मैं इस तरह से ही आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं और मैं आगे तक वीडियो बनाऊं आपके लिए, आगे फ्यूचर तक ये चीजें चलती रहे। तो मेरी सोच आपके साथ है और आपकी सोच मेरे साथ जुड़ जाएगी तो शायद एक नया कह सकते हैं कि एक नई क्रिएशंस होगा, एक नई रचनाएं होंगी। चलिए कोई बात नहीं है, हम वजह बता रहे थे। तो रानी जिंदाल की वजह तो काफी लंबी बता दी मैंने, मैं शॉर्ट करके बता दूंगा कि रानी जो थी वो जिंदन थी। रानी जिंदन और उसके सलाहकार और उसके सलाहकारों ने क्या किया। अब सलाहकारों ने क्या सलाह दी इसको, कहा कि खालसा सेना को अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ा दो, अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ा दो, इनको आपस में झड़पें करवा दो इनकी। क्योंकि खालसा सेना से इतनी नफरत क्यों कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाहौर के दरबार में जो था, जो की राजधानी थी लाहौर, वहां वो खालसा सेना इंटरफेयर करती रहती थी। इस बात को जो संरक्षिका है, रानी जिंदन है, वो माइंड करती है, कहती है कि मैं इन्हें सबक सिखा दूंगी। देखिए अपने ही हाथों से अपना विनाश कर रही है और ये सोचती है कि अगर खालसा सेना हार जाती है तो कहीं ना कहीं इनकी दखलंदाजी जो लाहौर दरबार में होती है वो कम हो जाएगी। अगर जीत जाते हैं तो कोई बात नहीं, दोनों हाथों में लड्डू सोच रही थी। और कहा जाता है कि खालसा सेना अंग्रेज सेना के साथ भिड़ जाती है और ये सोचती है रानी जिंदाल कि अगर जीत जाएगी खालसा सेना तो फायदा होगा, हमारा क्षेत्र विस्तार हो जाएगा। अगर सेना हार जाती है तो कोई बात नहीं है, इनकी राजनीति में दखलंदाजी, जो हमारी राजनीति में दखलंदाजी करते हैं, इनकी दखलंदाजी कम हो जाएगी। तो
चलिए सोच है इनके अपनी खुद की। और इस युद्ध में कितने, कहा जाता है कि फर्स्ट एंग्लो युद्ध जो हो रहा है उस युद्ध में कितनी लड़ाइयां लड़ी जाती है, उस युद्ध में कितनी लड़ाइयां लड़ी जाती है, तो मैं बता रहा हूं कितनी लड़ाइयां लड़ी जाती है इसमें भैया। तो फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध में कितनी लड़ाइयां लड़ी जाती है, तो 4 लड़ाइयां लड़ी जाती है। ठीक है, कितनी लड़ाई लड़ी जाती है, 4 लड़ाइयां लड़ी जाती है। सबसे पहले होता है मुदकी की लड़ाई, मुदकी का युद्ध। उसके बाद दूसरा आता है फिरोजपुर का युद्ध। ये 1845 में होता है और ये भी 1845 में होता है। उसके बाद अलीवाल का युद्ध, अलीवाल का युद्ध होता है, यह 1846 में होता है। और उसके बाद दूसरा सुबराव का युद्ध होता है, सुबराव का युद्ध होता है, यह 1846 में होता है। यानी कि 4 युद्ध लड़े जाते हैं। फर्स्ट एंग्लो युद्ध में कितनी लड़ाइयां होती हैं, 4 युद्ध होते हैं। और अंग्रेज सेना का जो सेनापति है मैं पहले बता चुका कि वो कौन था, उसका नाम ह्यू गोफ था। और कहा जाता है कि उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, जब ये लड़ाई चल रही थी तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, ये भी याद रखना। तो इन द टाइम ऑफ द लॉर्ड हार्डिंग के समय कहानी है जो चल रही है। और इन 4 युद्धों में खालसा सेना हार जाती है और 4 युद्धों को अंग्रेजी सेना जीत लेती है, इन 4 लड़ाई को। तो विन कौन हो जाता है, तो विन होता है अंग्रेजी सेना। और युद्ध कौन हारता है, तो हार जाती है। 4 युद्धों को कौन जीता, तो अंग्रेज सेना और खास सेना 4 युद्धों को हार जाती है। अब हार जाएगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, संधियां होंगी। ठीक है, संधि होगी। तो फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध का रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, तो परिणाम है भैया संधि होती है। और कौन सी संधि होती है, लाहौर की संधि होती है, जो 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि होती है। उस संधि में क्या होता है हम बात करेंगे आगे। ठीक है, यहां तक का हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इन 4 लड़ाइयों का अंत क्या होता है कि खालसा सेना परास्त हो जाती है, हार जाती है। और हारने के बाद फिर फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध का जो परिणाम निकलता है वो लाहौर की संधि निकलता है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको हम रफ कर लेते हैं, हटा लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बस आपको समझ में आना चाहिए। टारगेट हमारा ये है कि आपके 4 एंग्लो युद्ध हो गए आपके कंप्लीट। बहुत बढ़िया है। यहां से पीसीएस में हर साल क्वेश्चन आता है, ये पीसीएस की मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, 100% पीसीएस में क्वेश्चन आता है। और देखिए इस साल 2021 में अगर पीसीएस है आपका तो डेफिनेटली क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, टेंशन लेने की। या असिस्टेंट कमांडेंट भी आप एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां से भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो ये दिमाग में रखिएगा मेरे बच्चे की क्वेश्चन तो श्योर आना ही है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आपसे। वो मैच 4 टॉपिक को मैच करेगा आपके लिए। जो फर्स्ट यानी एग्लो मैसूर है, एग्लो मराठा है और एग्लो फ्रांसीसी है और एग्लो सिख है, इन 4 को मर्ज करता है आपस में वो, और इनकी संधियों को मिक्स करता है, इनके युद्धों को मिक्स करता है और इनकी संधियों को मिक्स करके पूछता है कि सही सुमेलित कीजिए आप। तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस की लड़ाई है, क्वेश्चंस के लिए हमें संघर्ष करना है। चलिए फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध का परिणाम क्या निकलता है, तो फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध का परिणाम, युद्ध का परिणाम क्या निकलता है, तो सब जानते हैं इसका परिणाम निकलता है लाहौर की संधि, लाहौर की संधि। 8 मार्च 1846 में संधि होती है। इस संधि में क्या होता है, इस संधि में मोस्टली 3 बातें होती हैं। पहली बात क्या होती है, जो संरक्षिका है, संरक्षिका है, कौन है संरक्षिका, यानी कि रानी जिंदन है, रानी जिंदन है, ये संरक्षिका बनी रहेंगी, ये संरक्षिका बनी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे कि राजा दिलीप सिंह पर, राजा दिलीप सिंह पर युद्ध हर्जाना लगा दिया।
राजा दिलीप सिंह पे युद्ध का हर्जाना लगाया गया कि आपकी वजह से युद्ध हुआ है और आप युद्ध के हर्जाने के रूप में आप मुझे 1.5 करोड़ रुपए देंगे। अंग्रेजों ने कहा, ये डिमांड अंग्रेजों की है कि आप मुझे 1.5 करोड़ रुपए देंगे। ये दिलीप सिंह से मांग हुई है। तो उसके पास तो इतने पैसे थे नहीं, सरकारी खजाना खाली था, क्योंकि खालसा सेना में और संरक्षिका में हमेशा कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती थी, तो इतने पैसे तो थे नहीं उनके पास में। तो कहा जाता है कि 50 लाख रुपए जो थे, 50 लाख रुपए तो दे दिए थे नगद, ये नगद दे दिए थे। अब बात आती है 1 करोड़ रुपए कहां से देंगे भाई? तो कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए में कहा जाता है कि राजा दिलीप ने कहा कि भाई मेरे पास तो है नहीं, तो फिर क्या किया जाए? तो अंग्रेजों ने क्या किया कि कश्मीर को 1 करोड़ रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया। हो गया साहब बराबर? भाई 50 लाख तो नगद मिल गए अंग्रेजों को और 1 करोड़ रुपए कश्मीर को बेच दिया उन्होंने गुलाब सिंह के हाथों में, तो वहां से 1 करोड़ रुपए मिल गए, तो डेट कंप्लीट हो गया हमारा। चलो भाई ठीक है, बढ़ गया। तीसरी बात क्या होती है? जो सिख सेना है, जो सिख सेना है, खालसा सेना है, उस वहां पे सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, ठीक है। और दूसरी चीज इसके साथ ही बताते हैं, और सिख सेना को निश्चित कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। चलिए, यानी कि सिख सेना को क्या कर दिया गया? अब उनकी संख्या जो थी वो निश्चित कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? निश्चित कर दी गई थी उनकी सेना, ठीक है। यहां से निश्चित देख लीजिएगा, तो निश्चित कर दी गई। तो सिख सेना को निश्चित कर दिया गया था कि आपकी संख्या नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो उनकी संख्या को कम कर दिया गया, सिख सेना को निश्चित किया गया, और प्लस क्या किया गया, यानी कि वहां पे लाहौर में एक रेजिडेंट की, एक अंग्रेज रेजिडेंट भी स्थापित कर दिया। तो क्या हुआ? लाहौर में अंग्रेज रेजिडेंट स्थापित हुआ, पूरी देखरेख के लिए भी कोई दिक्कत तो ना हो जाए यहां पर। और कोई भी सिख सेना में विदेशी को भर्ती नहीं किया जाएगा। सिख सेना में किसी विदेशी को भर्ती करने से पहले अंग्रेजों से परमिशन लेनी होगी, से अनुमति चाहिए, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि संरक्षिका जो थी रानी जिंदन जो है बनी रही। दिलीप सिंह पे युद्ध के हर्जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपए उस पर जुर्माना लगा दिया गया था, जिसमें से 50 लाख तो नगद मिल गए थे। और कहते हैं कि अंग्रेजों ने कश्मीर जो था वो गुलाब सिंह को बेच दिया था, इनका क्षेत्र, और उसे 1 करोड़ रुपए उन्होंने बरामद कर लिए थे, ले लिए थे गुलाब सिंह से, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद तीसरी कंडीशन है कि सिख सेना की संख्या जो सैनिकों की निश्चित कर दी गई थी और कम कर दी गई थी। और सिख सेना, कहा जाता है कि सिख सेना पर देखभाल करने के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट जो है वो नियुक्त कर दिया गया था। और कहा जाता है इसके साथ कि अगर किसी सिख सेना में विदेशी को भर्ती करेंगे तो उसकी परमिशन किससे लेनी होगी? तो उसकी परमिशन आपको अंग्रेजों से परमिशन लेनी होगी। तो यहां तक की बात हमें क्लियर हो गई। नंबर चौथा पॉइंट हम क्या चलते हैं? चौथा पॉइंट है कि यहां पे सतलज नदी को बॉर्डर बना दिया गया था, बॉर्डर नदी को सीमा बनाया गया। कहा कि ये सतलज नदी है, इसका जो पश्चिमी एरिया होगा, जो पश्चिम का एरिया होगा वो सिखों का होगा, और जो पूर्वी एरिया होगा वो किसका होगा? वो यानी कि अंग्रेजों का होगा। तो पूर्वी सतलज नदी के, ये सतलज नदी है, सतलज नदी को इस लाहौर की संधि में क्या बॉर्डर लाइन बना दिया गया था। और इसका जो पश्चिमी एरिया, जो ये वेस्ट वाला एरिया होगा, ये सिखों का होगा, और जो ईस्ट वाला एरिया होगा ये किसका होगा? ये अंग्रेजों के हिस्सा होगा। और जहां पे कहा गया कि जो जालंधर है, जालंधर का जो दोआब वाला क्षेत्र है, वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों का अधिकार होगा। कुछ कहा जाता है कि कुछ सिख सेनापतियों ने ये संधि मानने से मना कर दिया था। संधि तो हो गई थी, लेकिन बाद में कहा जाता है कि बाद में कुछ सिखों ने क्या करा, यानी कि विद्रोह कर दिया इसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया तो अंग्रेजों ने फिर उनका दमन कर दिया, और दमन करने के बाद क्या हुआ, उन पे फिर जो है एक संधि ला दी अंग्रेजों ने।
कमाल देखिए आप, यानी कि कहीं ना कहीं एक साल में 2 संधियां उन्हें झेलनी पड़ी। किसको झेलनी पड़ी? यानी कि सिखों को एक साल में 2 संधि झेलनी पड़ी। एक तो फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध की वजह से झेलनी पड़ी क्योंकि हार गए थे, और दूसरी वजह कि उन्होंने सिखों ने दोबारा से विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह को दोबारा से अंग्रेजों सेना ने दमन कर दिया था। और दमन के बाद जो था, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उन पर फिर एक संधि अप्लाई कर दी थी, जिस द भैरववाल की संधि। किस संधि भैया? तो भैरववाल की। यहां तक बस स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक का ले लिया स्क्रीन शॉट, फिर हम आगे चलते हैं। गुड। चलिए बढ़िया तरह से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा बढ़िया से, अपनी राइटिंग में नोट्स बनाइएगा। बहुत जरूरी है नोट्स बनाने। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा। नोट्स पे ही ज्यादा ध्यान देना है। आपके नोट्स अच्छे बनेंगे, आपका मटेरियल्स अच्छा होगा आपके पास, तो फिर आपको अच्छा पढ़ने को मिलेगा, और अच्छा पढ़ने को मिलेगा तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। चलिए यहां तक की वीडियो हमारी क्लियर होगी। अब क्या होता है कि सिख सेना विद्रोह कर देती है। अब उन्होंने विद्रोह तो कर दिया, लेकिन दमन भी हुआ उनका, दमन बाय अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना ने उनका दमन कर दिया। अब उनका दमन हो गया 1946 की ही, वो 1846 की ही बात चल रही है, 1846 की बात चल रही है। तो सिख सेना ने विद्रोह किया है, तो उनको अंग्रेजों ने फिर उनका दमन कर दिया। और दमन के बाद क्या हुआ, उन पे फिर एक संधि लाद दी। तो दमन के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने फिर लाहौर पे एक संधि लाद दी, और उसे कहा गया भैरववाल की संधि। भैरववाल की संधि। और कब की यह संधि? 16 दिसंबर 1846 में संधि। ठीक। अब इस संधि में क्या होता है, देखिए इस संधि का भी अपना रिजल्ट है, अपना खुद का अपना बहुत सारे इसमें। तो आपसे क्या पूछेगा, फर्स्ट एग्लो आपसे पूछेगा कि फर्स्ट एग्लो सिख युद्ध का रिजल्ट क्या था, परिणाम क्या निकला? तो लाहौर की संधि। भैरववाल की संधि जो है बेटा, वो संधि केवल जब उन्होंने सिख सेना विद्रोह किया दोबारा से, तो उनका दमन कर दिया, उनमें फिर एक संधि ला दी गई। और संधि में क्या कहा गया, संधि की पहली हाइलाइट्स क्या थी कि जो संरक्षिका है, रानी जिंदन है, उसे हटा दिया गया। उसे कहा कि आप संरक्षिका नहीं बनेंगे। ठीक है, क्या किया? उसे हटा दिया गया कि आप संरक्षिका नहीं बनेंगी, आप शासन नहीं संभालेगी। अब शासन कौन संभालेगा? यानी कि 8 सिख सरदारों पे काउंसिल संभालेगी। यानी कि अब शासन कौन करेगा भाई? शासन तो राजा दिलीप सिंह है, लेकिन तो अल्पायु वाला बच्चा है, तो शासन कौन करेगा? तो शासन अब करेगा भैया 8 सदस्यीय सिख सरदारों की परिषद करेगी। और परिषद का जो हेड होगा वो हमेशा अंग्रेज होगा। और अंग्रेज कौन बनाया गया? हेनरी लॉरेंस बनाया गया था। यानी कि रानी जो जिंदन थी उसे हटा दिया गया था, और अब शासन जो था वो कहीं ना कहीं लाहौर का शासन जो था वो 8 सदस्यीय सिख जो सरदार थे वही संभालेंगे, उस काउंसिल ही संभालेगी। और उस काउंसिल का जो हेड बनेगा वो अंग्रेज बनेगा। और अंग्रेज हेड कौन बनाया गया? तो हेनरी लॉरेंस बनाया गया था। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर एक कहानी और होती है कि नंबर 2 पॉइंट बहरावाल में, कि लाहौर में हाँ एक अंग्रेज सेना रखी जाएगी। और उसका इस अंग्रेज सेना का खर्च कौन देगा? तो उसका जो खर्च देगा वो दिलीप सिंह देगा। तो राजा दिलीप सिंह है ना, वो देंगे तो खर्चा भैया। ठीक है, यानी कि सेना किसकी? अंग्रेजों की।
खर्चा कौन देगा? दिलीप सिंह देगा। तो देखिए कमाल की बात है। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है हमारा ये लेक्चर, यानी कि फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध हमारा कंप्लीट हो जाता है। और हम बात करेंगे अब जस्ट सेकंड एंग्लो सिख युद्ध की बात करेंगे, यानी कि पहले एंग्लो सिख युद्ध की वजह से, पहले एंग्लो सिख युद्ध की वजह से हमें दो संधियां झेलनी पड़ी। पहले लाहौर की संधि झेलनी पड़ी और उसके बाद दूसरी हमें, यानी कि हमने विद्रोह करके हमने दूसरी संधि झेलनी पड़ी, भैरववाल की संधि। अब हमारा आता है सेकंड एंग्लो सिख युद्ध आता है, और उसकी वजह क्या होती है, किस वजह से होती है, एंग्लो सिख युद्ध में कितनी लड़ाइयां होती है, उसका परिणाम क्या निकलता है, इस पे बातें कर लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा चल रहा है लेक्चर? समय से बताते रहिएगा कि लेक्चर अच्छा चल रहा है कि बेकार चल रहा है, मुझे बताते रहिएगा। ठीक है ना? बस बढ़िया करके आप लोग पढ़ते रहिएगा, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा मेरे बच्चे। बस ये क्रम टूटना नहीं चाहिए आपका, और हमारा जो वीडियो का क्रम है ये टूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना? आराम से चलते रहना इस तरह से ही, यानी कि चारों में से एक क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट में मिल जाएगा, हम गारंटी से बता रहे हैं। और पीसीएस में मिलता है, यूपीएससी में मिलता है, सभी पेपर में मिलता है। बस आप चारों युद्ध अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर मैं पढ़ा रहा हूँ जो मेन टॉपिक है वो पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर पढ़ाऊंगा आपको शुरू से ही मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करूंगा, आप चिंता नहीं कीजिएगा। हर टॉपिक स्टार्टिंग से शुरू होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं शुरू होगा, हर टॉपिक स्टार्टिंग से शुरू होगा और आखिर तक जाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिएगा। इस तरह से क्रम वाइज चलते रहेंगे। अब टॉपिक का नाम है सेकंड एंग्लो सिख युद्ध। सेकंड एंग्लो सिख युद्ध कब शुरू होता है? तो 1848 में शुरू होता है और 1849 में समाप्त हो जाता है। ठीक है? अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है एंग्लो सिख युद्ध की वजह? चलो पहले की तो खालसा सेना से नफरत थी, जिंदन रानी जिंदन की जो नफरत थी उसने वो युद्ध पैदा कर दिया। भाई सेकंड वजह क्या है? सेकंड युद्ध की वजह क्या है? तो उसकी वजह है जो खालसा सेना से जो सैनिक हटाए गए थे, सैनिक जो निकाले गए थे, जो सैनिक निकाले गए थे वे इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होकर उन्होंने डिसाइड किया कि हम अंग्रेजों से इस बात का बदला लेंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो विद्रोह था वो अंग्रेज सेना के विरुद्ध खड़ा कर दिया। और उसके साथ में एक चीज और बताता हूं मैं, एक वजह यह भी हो सकती है कि लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति मतलब यह है इसका कि भाई लॉर्ड डलहौजी चाहता था कि कम से कम समय में अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार पूरे हिंदुस्तान तक फैल जाए। अब कोई शासन ना हो, केवल इंग्लिश यानी केवल अंग्रेजी सेना का ही शासन चलेगा, ब्रिटिश का ही शासन चलेगा पूरे भारत में, और कोई देशी रियासत या राजा या महाराजा नहीं होंगे। और पूरी तरह से उसने क्या किया, यानी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में साम्राज्यवाद की नीति जो है वो स्टार्ट कर दी थी, शायद इसकी वजह से हुआ। और अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड एंग्लो सिख युद्ध। सेकंड एंग्लो सिख युद्ध में कितनी लड़ाइयां लड़ी गई? तो 3 लड़ाइयां लड़ी गई। कितनी लड़ाई लड़ी गई? 3 लड़ाइयां लड़ी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रामनगर का युद्ध है, दूसरा चिलियावाला का युद्ध है, और तीसरा गुजरात का युद्ध है। ठीक है, ये 3 लड़ाइयां हैं। पहली लड़ाई कौन सी थी? रामनगर की लड़ाई, रामनगर का युद्ध। दूसरा युद्ध कौन सा था? चिलियावाला का युद्ध। और तीसरा युद्ध था गुजरात का युद्ध, जिसे तोपों का युद्ध भी कहा जाता है, तोपों का बहुत इस्तेमाल हुआ था। यह युद्ध हुआ था 1848, यह युद्ध हुआ 1849, और यह युद्ध हुआ 1849। इसमें विन कौन हुआ? इसमें अंग्रेज विन हुए। इसमें विन कौन हुआ? इसमें सिख सेना जो खालसा सेना थी वो जो है विन हुई, और लास्ट में जो विन हुआ था वो अंग्रेजी सेना हुई थी, अंग्रेज। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम क्या निकलता है उस पर ही बातें करते हैं। ठीक है ना? इसका परिणाम क्या निकला हम उस पर बातें कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका परिणाम ये निकला कि अब राजा दिलीप सिंह था, अब कोई संधि नहीं करते, अब अंग्रेज कोई संधि नहीं करते हैं, वो पूरी तरह से शासन छीन लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी का शासन है भैया, और सेनापति ह्यू गॉफ है, वो तो दोनों ही लड़ाइयां लड़ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड लड़ रहा है। पहली जो एंग्लो सिख युद्ध हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था, और दूसरा लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था।
तो आखिर में परिणाम क्या निकला इस युद्ध का? इस युद्ध का परिणाम निकला कि राजा दिलीप सिंह को 5 लाख पेंशन, वार्षिक पेंशन के आधार पे उनकी मां रानी जिंदल के साथ उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। जाइए और वहीं पे रहिए और पढ़ाई कीजिए, बच्चों को खराब करे भाई, इसको जाकर इंग्लैंड पढ़ाओ, स्कूल में एडमिशन दिलाओ उसका। कहां राजा वाजा बना रहे हो उसको? तो कहा जाइए, इंग्लैंड चले जाइए। तो कहा जाता है कि 1849 में सिख जो राजा था, सिख साम्राज्य था और सिख राजा था, उन दोनों को, जो पूरे साम्राज्य को, सिख साम्राज्य को दोनों ने अपने, जो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य मिला लिया और जो राजा दिलीप सिंह थे उन्हें अपनी मदर के साथ, जिंदन के साथ, कहा जाता है कि इंग्लैंड भेज दिया गया था और वो वहीं चले गए थे। बाद में ये पता चलता है कि 23 अक्टूबर 1893 को 1893 में पेरिस में उनकी डेथ हो गई थी राजा दिलीप सिंह की। तो कुल मिलाकर ये कहानी थी जो मुझे बतानी थी आपको, जो सेकंड एंग्लो सिख युद्ध से रिलेटेड। तो दिलीप सिंह का जो कहा जाता है कि उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया, उन्हें पेंशन लगातार मिलती गई, तो ये सिलसिला चलता रहा। बाद में भी इंग्लैंड से फ्रांस चले गए थे, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो युद्ध है ये हुए हैं। और इन चारों युद्धों से मैं डेफिनेटली आशा करता हूं कि हर पेपर में आपका स्टेट पीसीएस है ना, आपका स्टंट कमांडेंट का एग्जाम है, या मान लीजिए आईएएस का भी एग्जाम है ना, तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे नहीं मिलेगा, यानी कि चारों युद्धों को आपस में मर्ज करेगा। इधर आप लिखिएगा कि फर्स्ट या सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध, यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध, यहाँ पे सेकंड कर्नाटक युद्ध और लास्ट में सेकंड एंग्लो सिख युद्ध। उनकी संधियां लगानी होगी, मैच करना होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से चारों युद्ध होने चाहिए तैयार। अगर चारों युद्ध तैयार है तो पीसीएस में आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर चारों युद्ध तैयार नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए मेरे बच्चों, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो हमें कौन सी मिलने वाली है? तो अगली वीडियो हमें मॉडर्न हिस्ट्री की ही मिलेगी। और मॉडर्न हिस्ट्री में मैं क्या पढ़ाऊंगा जरा सुनिए मेरे बच्चे। कल मैं पढ़ाऊंगा, जब आप आएंगे तो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छा टॉपिक है और वो टॉपिक कोई नहीं कराता है। जैसे आईएनसी का टॉपिक तो मोस्टली सब करा देते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का टॉपिक सब करा देते हैं, लेकिन उनसे पहले भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। इनके पॉलिटिकल जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं वे होती हैं जो आईएनसी से पहले थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले थी। वो राजनीतिक संस्थाएं, उनके बारे में बात करेंगे। लगभग 8 या 9 संस्थाएं हैं जिनके बारे में कल बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत कम टीचर इसको बता पाते हैं। तो कल मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा। इसी के साथ मैं आपके साथ में विदाई लेता हूं। बाय बच्चों, आराम से रहिए, खुश रहिए, बाय।